वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो हमने मैनेजमेंट शुरू किया था, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो उसी का एक टॉपिक है मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की किस तरह की कैरेक्टर होती है या किस तरह के मैनेजमेंट के गुण होते हैं कि मैनेजमेंट हम जब करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी अ, होती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसके गुण होते हैं। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट का जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है जैसे कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री है, माने की बात एग्जाम्पल के तौर पर कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी ले सकता है इसमें। एक कंपनी है, एक दिल्ली में है, उसी की ब्रांच एक मुंबई में है, यानी और उसी की एक ब्रांच कहीं फॉरेन में है, विदेश में है। तो क्या है वहाँ पर अ, जैसे दिल्ली में मेन उसकी ब्रांच होगी, तो वहाँ पर जो जो भी प्रोसीजर या जो भी उसमें एक्टिविटी या जो भी मैनेजमेंट उसमें किया गया है वो हर जगह होगा जहाँ भी उसकी ब्रांच है। जैसे दिल्ली में कोई जो कंपनी है कोई नया गाइड गाइडलाइन जारी की है उसने कंपनी के बारे में कि भाई वर्करों को अब ये काम छोड़ करके ये काम करना है। तो ऐसे ही हर जगह जितनी भी उसकी ब्रांच है वो हर जगह अप्लाई होगा कि भाई अभी ये काम नहीं करना है, दूसरा करना है। या उसके जो भी कंपनी ने नया काम जारी किया है, गाइडलाइन जारी की है, उसके अकॉर्डिंग वर्करों को काम करना पड़ेगा। लेकिन वो हर जगह हर ब्रांच में सेम होगा। इसका मतलब यही है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह जहाँ पर भी उस कंपनी की ब्रांच है सब जगह सेम प्रोसीजर चलेगा। ये था यूनिवर्सल एप्लीकेबल। दूसरा होता है एक्टिवेटिंग फैक्टर। एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? यानी वर्करों को एक तरह से मोटिवेट करके, इंसेंटिव दे के, रिवार्ड्स दे करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके उन्हें एक्टिवेट करना। यानी कोई अगर मानी बात है कोई कंपनी है और वो काम को प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाना चाहती है, तो क्या करेगी वो कंपनी? वर्करों को गिफ्ट देना शुरू कर देगी। तो उससे क्या हो गया, वर्कर खुश हो गए, वर्कर खुश हो गए और खुश होने के बाद वो ज़्यादा काम करेंगे। या फिर कोई वर्कर है जो काम करने वाले हैं, अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई ये काम किस तरह से करना है, जल्दी किस तरीके से होगा। तो इस तरह की प्रोसीजर या इस तरह की जो प्रोग्राम्स वगैरह कंपनी अपने अपनी कंपनी में चलाती है, रिवार्ड्स देना, ट्रेनिंग देना और उसे मोटिवेट करना वर्करों को, तो उसी को बोलते हैं एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। एक होता है डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, यानी इसमें अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इस तरह की इसमें अलग अलग प्रोसेस चलती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसे ही बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट प्रोसेस। एक होता है गोल ओरिएंटेड, यानी जो कंपनी है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एम होगा, उसे हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। ऐसा तो नहीं है कोई कंपनी पैसा लगा रही है और उसका कोई एम ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं चाहती, ऐसा तो उसे लॉस होगा। लेकिन उसे बेनिफिट की नज़र से देखना है तो उसे अपना गोल सेट करना पड़ेगा और जो भी कस्टमर्स की नीड है उसे पूरी करनी पड़ेगी। यानी जैसे कि कोई कस्टमर कोई सामान लेना चाह रहा है, तो वो वो कोस्टेबल जितनी भी जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आया है वो ये देखेगा कि इसमें सबसे कम कॉस्ट किस प्रोडक्ट की है। जैसे माने की बात है कोई भी एक जैसे साबुन है, कितने ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं साबुन के। तो क्या है, कस्टमर क्या है वो देखेगा कि उसे ज़्यादा साबुन मिले और कम रेट में मिले। तो उसी तरीके से क्या होता है, कंपनी की एक गोल होता है कि उसे कम रेट में देना है, उसका कोई गोल होगा कि इतना प्रोडक्शन करना है। तो वो सारा एक गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कंपनी का पहले से ही गोल होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या एम होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा कंपनी का कि भाई उसे
ये चीज़ बनानी है, इसका प्रोडक्शन करना है, कम रेट में देना है, या इतने वर्कर उसमें काम करेंगे, वो सारी चीज़ें एक गोल सेट हो जाता है पहले ही कि कंपनी किस गोल पर या किस ऑब्जेक्टिव पर काम कर रही है। ये होता है गोल ओरिएंटेड, कि हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग गोल होता है। एक होता है साइंस। साइंस क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें निकालना, रिमूव करना, जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें सोल्व करना, उसे ही बोलते हैं हम साइंस। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर होता है स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ कंपनी के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जो स्पेशल कहे जाते हैं कि किसी वो काम की देख रेख करते हैं कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक ग्रुप, हर कंपनी में ग्रुप्स बने हुए होते हैं। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक। प्रोफेशन क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को? इसलिए ताकि इसमें नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज के साथ साथ ये डायरेक्शन देने देने काम करता है किसी मैनेजमेंट को, और इसीलिए इसे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन में लाते हैं। तो ये प्रोफेशन हो गया। इसमें प्रोफेशन में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वो सारी चीज़ें होती है, इसीलिए इसे मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया है। एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है ये जो मैनेजमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना, प्लानिंग से लेकर एंड तक, एम तक चलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। लीडरशिप होती है इसमें। लीडरशिप, कोई भी लीडर होता है जो गाइडेंस या गाइड करता है वर्करों को, वो लीडरशिप होती है इसमें। एक होता है गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है? वर्करों को गाइडेंस करना, ट्रेनिंग देना और रूल रेगुलेशन उन्हें समझाना, ताकि जो कंपनी का जो गोल है वो अचीव कर सके। उसके जैसे गाइड करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके, वर्करों को मोटिवेट करके, तो प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, तो वो ही गाइडेंस का काम है कि वर्करों को गाइडेंस करना, ताकि कंपनी जो है अपना बेनिफिट को बढ़ा सके, ताकि जो वर्कर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। एक होता है प्लानिंग। प्लानिंग तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किसी चीज़ को एक खाका बना लेना पहले ही, काम करने से पहले, यानी उसे वर्किंग फेज में लाने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारा एक एस्टिमेट बना लेना, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। और अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। हर एक ग्रुप को अपना अपना, जैसे प्लानिंग फेज हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, लीडिंग लीडिंग कोऑपरेटिंग, वो सारे जितने भी अलग अलग फेजेज होते हैं उसमें अलग अलग वर्कर या अलग अलग लोग उसमें काम करते हैं। तो उस उनको सबको अपना अपना एक अधिकार मिला हुआ है, अधिकार क्षेत्र होता है कि तुम्हें बस इतने एरिया में ही काम करवाना है, और तुम्हारा जो भी इससे ऊपर नहीं जाना, तो वो एक अधिकार क्षेत्र हो गया उसका, वो कुछ भी वहाँ पर डिसीजन लेकर के करा सकता है। एक होता है एक्टिवेटिंग प्रोसेस। एक्टिवेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो एक्टिवेट प्रोसेस मतलब एक्टिविटी है, एक्टिविटी को करवाने के लिए प्रोसेस की जाती है। जैसे वर्करों को रिवार्ड्स दे दिए, उन्हें गिफ्ट्स दे दिए, तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग प्रोसेस, यानी एक्टिविटी करवाना, एक्टिवेट करना वर्करों को कुछ इंसेंटिव्स दे करके, उन्हें मोटिवेट करके, वो एक्टिविटी प्रोसेस आ जाता है। सोशल प्रोसेस में आ जाता है। सोशल प्रोसेस जैसे कि प्लानिंग हो गया, ये फेज आ जाती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, वो सारे फेज आते हैं। वे आपस में जब काम करते हैं ना, आपस में मिलजुल करके, उसे ही हम बोलते हैं सोशल प्रोसेस। अब हमने क्या पढ़ा था? ये कैरेक्टरिस्टिक, यानी मैनेजमेंट के क्या गुण होते हैं। अब हम नेचर के, ये दिखने में कैसा होता है, यानी मैनेजमेंट कैसा, क्या उसकी प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, किस तरह की उसमें एक्टिविटी होती है, तो ये नेचर है इधर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी इसमें जो मैनेजमेंट है इसमें सारी एक्टिविटी की जाती है, सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, तो ये एक्टिविटी में आ जाएगा। इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल यानी जो एक तरह से इकोनॉमिक के सिद्धांत हैं, जैसे पैसे, कम बजट में कोई चीज़ बनाना, ज़्यादा हमें इंसेंटिव्स लेना, यानी ज़्यादा हमें
अर्निंग्स करना, वही किस में आता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आते हैं, कि हमें कम लागत से ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा प्रॉफिट होना, उसे हम, और भी कई सारे इसमें प्रिंसिपल आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल बोलते हैं। एक होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जो भी जिसका भी वर्कर का, या फिर जो भी जिस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का जो भी वर्कर है उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस अधिकार क्षेत्र में जो उसे मिला हुआ है वो डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और कुछ भी वो प्रोडक्शन को बढ़वा सकता है, यानी इस उसका प्रोडक्शन है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकता है अपने डिसीजन ले करके, तो डिसीजन मेकिंग होता है वो। एक होता है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है जब कोई, जैसे फेज हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे जो फेजेस होते हैं उसमें सब लोग वर्कर काम करते हैं, तो वे आपस में एक्टिविटी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जोड़ते हैं, और तब अपना अपना काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, यानी एक दूसरे की एक्टिविटी को मिला करके हम कोई भी एक गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। एक होता है ग्रुप एफर्ट्स। कोई ग्रुप हो गया, कोई ग्रुप बना गया है कंपनी के अंदर, तो उस ग्रुप का काम क्या है, अपना एफर्ट्स लगा करके अपने जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव या गोल है, एम है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना। एक होता है यूनिवर्सल एक्टिविटी, ये यहीं से है यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल में हर जगह, इसका मतलब भी सेम वही है, यूनिवर्सल एक्टिविटी, कि हर जगह, हर जहाँ पर भी जिस कंपनी की ब्रांच होगी वो सारी एक्टिविटी सेम होगी, उसी तरह से, उसी तरह से। जैसे कोई, मानने की बात है, कोई कंपनी बुक्स बनाती है, तो उसकी ब्रांच यहाँ दिल्ली में है, मुंबई में है, तो जैसे वो प्रोसीजर करती है, यानी जैसे वो एक बुक बनाने में जो भी कार्य जिस फेजिस से गुजरती है, कई सारी प्रोसेस से गुजरती है, तब जाकर के एक बुक बनती है, तो वही प्रोसेस उसकी दूसरी ब्रांच में की जाएगी, यानी सेम एक्टिविटी होगी, तो इसीलिए कहा गया है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है, इसमें यूनिवर्सल एक्टिविटी होगी। एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, इंटीग्रेटेड का मतलब है सारी जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें मिला करके आपस में काम करना, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और मशीन्स, मटेरियल्स, उन सबको यानी एक एम को, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मिला करके उनका कंबाइन करके काम को करना, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस। एक होता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल, मतलब जो भी हम कंपनी काम करती है वो एक डायरेक्शन में करती है और कंट्रोल करती है, कुछ रूल रेगुलेशन बना करके उसे कंट्रोल करती है, तो डायरेक्शन देती है और कंट्रोल करती है, रूल रेगुलेशन गाइडलाइन जारी करके उस उससे वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक होता है पर्पजफुल एक्टिविटी। अब ये होता है जो कंपनी करती है वो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करती है, कुछ भी प्रोडक्शन करती है अपने फ़ायदे के लिए करती है, तो इसमें सभी एक्टिविटी पर्पजफुल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा है या कोई वर्कर है वो अलग एक्टिविटी करनी शुरू कर देगा जो पर्पजफुल नहीं है, उससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा, और कंपनी ऐसे बंदों को निकाल देती है। तो इसीलिए कंपनी के अंदर ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है कि ताकि उसमें सारी पर्पजफुल एक्टिविटी की जाए। एक होता है इंटेंजिबल एक्टिविटी। इंटेंजिबल एक्टिविटी वो होती है जो हमें हमें एक तरह से प्रॉफिट चाहिए होता है, इसमें कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिससे कंपनी को बेनिफिट हो उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एक्टिविटी। साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट का मतलब होता है जो भी जितने भी फेजेस होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे सोल्व करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम साइंस एंड आर्ट। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन वही जो मैंने पीछे बताया कि इसमें नॉलेज वगैरह मिलती है, और तुम्हारा जैसे कि स्ट्रेटेजी रणनीति वगैरह मिलती है, इसमें रणनीति बनती है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को
प्रोफेशन में रखा गया है। एक है वर्क डन, इसमें जो भी वर्कर काम करते हैं अपना काम को पूरे तरीके से कर लेते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं वर्क डन। एक डायनेमिक प्रोसेस, ये क्या होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है जी जो चेंजेस हो, जिस प्रोसेस में चेंज होता चला जाए। जैसे अब बुक मानने की बात है, बुक ले लीजिए, तो कहीं पर तो पेज कटिंग होगी, कहीं पर प्रिंटिंग होगी, कहीं पर बाइंडिंग होगी, तो ये अलग अलग फेजेज है। इसे बोलते हैं डायनेमिक, यानी चेंजेबल प्रोसेस को चेंजेबल कंटिन्यूस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। एक होता है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम होता है, उसे एक अथॉरिटी होनी चाहिए, लॉफुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि काम करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए हर एक चीज़ में, तो उसे हम बोलते हैं उसको, यानी अधिकार होना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब भाई उसका जो भी मैनेजमेंट है उसका नेचर होता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए यानी ज़मीन जहाँ पर कंपनी बनेगी, और पैसा होना चाहिए उसके लिए, और वर्कर होने चाहिए। जिस तरह के क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसे कहते हैं, जो एक तरह से आपने डिसिप्लिन देखा होगा, मतलब क्लास में डिसिप्लिन से रहते हैं बच्चे, तो उसी डिसिप्लिन को कंपनी में रखते हैं और क्या करते हैं, वर्क, जो वर्कर होते हैं वर्क करते हैं, और जो मैनेजमेंट का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसे पूरा करते हैं। दी इसी इसी उसमें मतलब इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में रहकर, कि वहाँ जो भी एक उसमें कंपनी में रहते हैं तो डिसिप्लिन से वो वर्क करते हैं। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसे मतलब मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ये सारी चीज़ें, अगर मैंने खोल के लिखता जैसे जो मैंने बताया समझाया आपको, तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता। तो ये मैंने शॉर्ट में इस तरह क्यों इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। बस ये पॉइंट आप याद कर लेना इसमें, और इनके बारे में जो जो मैंने समझाया वो एक एक लाइनें लिख देना। ये कंप्लीट हो गया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई वर्ड या कोई भी प्रोसेस इसमें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।